नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज़ चैनल परीक्षा निकेतन अ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और एसएससी एमटीएस 2023 के एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस ईयर स्थिति चल रही है और उसी क्रम में हम लोग आज 20 सितंबर 2017 शिफ्ट 1 में इंग्लिश के जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। सबसे पहले लिखा हुआ है टू ब्रिंग दीज टू यू वेयर एवर यू आर हाउ एवर यू हैव टाइम नो एरर। ये आपको बताना कि किस पार्ट में एरर है। जैसे लिखा है टू ब्रिंग दीज टू यू, यानी ये चीज़ें आपको देनी है वेयर एवर यू, कहीं पर भी हो। वेयर एवर का मतलब क्या होता है, कहीं पर भी हो आप, ठीक है। तो जहाँ कहीं पर भी होंगे तब आपको देनी है। और हाउ एवर यू हैव टाइम, और देखो समय के लिए यहाँ पे जो एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है वो हाउ एवर का प्रयोग ना करके हम किसका प्रयोग करते हैं, व्हेन एवर का प्रयोग करते हैं। यानी कि हाउ एवर नहीं, कैसे भी टाइम नहीं हो, व्हेन एवर, जब भी आपके पास टाइम हो। तो व्हेन एवर का मतलब क्या होता है, जब भी आपके पास टाइम हो। तो यानी कि थर्ड वाले पार्ट में एरर है, तो यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। चलिए पढ़ते हैं। वी विल कंटिन्यू टू स्ट्राइव इन डार्क बट वी विल नॉट ड्राइव इन आउट। ये आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, विल होती है और सेल होती है। और ये आप भले भांति जानते होंगे, आई जो सेल होता है वो आई और बी सब्जेक्ट के साथ आता है और उसके साथ क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब अगर इस सेंटेंस को देखेंगे तो वी विल कंटिन्यू, तो आपने देखा होगा कि वैसे मैंने कहा आई और वी के साथ सेल आता है, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं वी के साथ तो विल लगा है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि यहाँ पे आपका विल आ गया तो ये गलत हो जाएगा, जी नहीं। कि देखो, एक अगर ऐसी कंडीशन हो, निश्चित वाली कंडीशन है, ठीक है। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है मैं कानपुर जाऊँगा, तो वैसे क्या बनाएंगे उसको, आई सेल गो टू कानपुर। मैं कानपुर जाऊंगा, आई सेल गो टू कानपुर हो जाएगा। अगर उसी को हिंदी में इस प्रकार से ट्रांसलेट करें, मैं कानपुर जरूर जाऊंगा, मैं कानपुर निश्चित जाऊंगा, या मैं कानपुर अवश्य जाऊंगा, तो जहां पर कंपलसरी चीज़ें हो, यानी कंपल्सरेशन हो कि यहाँ पे वो चीज़ होनी ही होनी है, कंपलसरी होनी है, तो वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, इंटरचेंज हो जाती है। तो आई के साथ या बी के साथ वहाँ पे विल का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे वी के साथ आई और वी के साथ सेल और विल वो भी आ सकता है। तो इसको एरर ना देखते हुए आगे पढ़ेंगे। आगे मैंने आपको ये बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है। लेकिन अगर आप तीसरे वाले पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है बट वी विल नॉट ड्राइव इन आउट। तो यहाँ पे देखो ड्राइव इन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग ना करके फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ड्राइव इन का प्रयोग ना होकर वहाँ पे किसका प्रयोग होना चाहिए था, ड्राइव का प्रयोग होना चाहिए, यानी थर्ड पार्ट में इसमें भी एरर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो फिल की जाएगी। सी कैन नॉट डिप्राइव हिम हिज पेरेंट्स। तो आपको पता होनी चाहिए कि जो डिप्राइव एक जो आपकी वर्ब होती है, इसके साथ आपकी जो प्रीपोजिशन फिक्स होती है डिप्राइव ऑफ, ये हमको लर्न करने वाली प्रीपोजिशंस है। डिप्राइव के साथ ऑफ ही आता है, ये फिक्स आप लर्न कर सकते हैं, डिप्राइव ऑफ, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ, इसी प्रकार से और भी होती हैं आपकी वर्ब्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को बढ़ेंगे। इसमें भी आपको करेक्ट फिल करना है। माई अंकल मिस्टर ललित सिंह कम्स होम, घर आते हैं, ठीक है, एट द ऑफ द मंथ के आखिरी में। अब आखिरी में क्या होता है, गोन मंथ, जाते हुए मंथ में, ब्रिंग लाते हुए मंथ में, रिटर्निंग ऑफ मंथ में, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। सीधा सीधा आप करेक्ट मीनिंग देखेंगे तो यहाँ पे क्या फेल होना चाहिए, एंड फेल होना चाहिए कि माई अंकल मिस्टर ललित सिंह कम्स होम एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि जो महीना होता है उसके आखिरी में वो आते हैं विजिट करने, ठीक है। ये इसमें एंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है कि बेस्ट एक्सप्रेस, यानी कि आपको बताना है किसका प्रयोग, सिनोनिम्स का प्रयोग बताना है कि ओ का सिनोनिम क्या होगा। तो कोई मुझे बताएगा ओ का सिनोनिम क्या होता है। एक्चुअली में जो AWE है लिखा है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसी फीलिंग रिस्पेक्ट के साथ, या बोलते हैं रिस्पेक्टिव फीलिंग बोल सकते हैं इसके, रिस्पेक्टिव फीलिंग, ठीक है। किसी की रिस्पेक्ट के साथ जो आपके अंतर मन की भावना होती है उसको बोला जाता है क्या, ओए। और इसके लिए जो करेक्ट वर्ड आना चाहिए वो आपका आता है एडमायरेशन। क्या आता है, एडमायरेशन ज़्यादा है, क्योंकि ये भी रिस्पेक्ट के लिए आता है एडमायरेशन। और अगर वहीं पे बात करेंगे एक्सपेक्टेशन की, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है आई स्ट्रॉन्ग बिलीफ, कहने का मतलब आपके अंदर कोई इच्छा शक्ति है कि नहीं आज ऐसा ही होगा, आपको पता है, आपने पहले से एक्सपेक्ट कर रखा है, ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन के लिए आता है। और फैमिलियरिटी का मतलब होता है किसी से घुल मिल जाना, और कामनेस का मतलब क्या होता है, शांति, ठीक ही भावना। यहाँ पर लेकिन ओ का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टफुल फीलिंग, और एडमायरेशन का भी मतलब होता है रिस्पेक्टफुल के सेंस में। तो बी ऑफ का यहाँ पे बेस्ट सिनोनिम हो जाएगा। सी में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। और आपके सामने जो वर्ड दिया गया वो दिया गया रिजुविनेट। देखो, जो जुविनेट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है निर्माण करना। क्या करना, निर्माण करना या किसी चीज़ को बनाना, ये होता है जिनोवेट का मतलब। लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, री का वर्ड का प्रयोग है, और री का मतलब क्या होता है, पुनः
ठीक है। जैसे बोलते हैं री इंस्टॉल करना, दोबारा से तैयार होना, ठीक है। तो री आगे करके कहीं पे लग जाता है तो इसका मतलब होता है पुनः, या फिर इसी ये किसके सेंस में आता है, अगेन के सेंस में आता है। तो और जैसे लिखा है रीजुविनेट यानी पुनः निर्माण करना, यानी कोई चीज़ है उसमें थोड़ा सा आपको और नए तरीके से चीज़ों को ऐड करना है, यानी अपडेट करना है, क्योंकि डिस्ट्रॉय तो होगा नहीं, बारिश होगा नहीं, एग्जॉस्ट होगा नहीं, अपडेट करना उसी चीज़ को और आगे बेहतर बनाना, ये हमारा सही हो जाएगा। 7 नंबर में आपको बताना है विच बेस्ट एक्सप्रेस, यानी यहाँ पर भी आपको सिनोनिम बताना है क्या होगा, डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है फैला हुआ, डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, फैला हुआ। अब यहाँ पे अगर हम देखें कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, ये तो उसका सिनोनिम हो नहीं सकता है, तो ये तो गलत हो जाए। गैदर का मतलब भी होता है इकट्ठा करना या एकत्रित करना, ठीक है, तो ये भी इसका नहीं हो सकता है। अरेंज का मतलब होता है एक तरीके से लगाना, ठीक है, एक करेक्ट वे में लगाना, ठीक है, करेक्ट वे में लगाना। अब यहाँ पे लेकिन मीनिंग पूछा गया फैला हुआ, और उसका सिनोनिम पूछा है, तो इजेक्ट। इजेक्ट का मतलब क्या होता है, हटाना किसी चीज़ से। जैसे आप मान लो जैसे माउस या कंप्यूटर आप चलाते होंगे तो वहाँ पर या तो उसमें पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं, तो जब पेन ड्राइव को हम क्या करते हैं कंप्यूटर से रिमूव करते हैं तो वहाँ पे इजेक्ट का प्रयोग किया जाता है, कहते हैं इजेक्ट कर रहे हैं उसको, है ना। तो यहाँ पे डिस्पर्स का मतलब होता है फैला हुआ या अलग होना, उसी प्रकार से उस सेंस में इजेक्ट यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो और 3 दिए गए हैं वो तो कहीं दूर दूर तक मैच ही नहीं कर रहे हैं। तो इजेक्ट हटाना के सेंस में, फैला हुआ के सेंस में ये ज़्यादा बेटर होगा, ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या होता है, एंटोनिम बताना है आपको, ठीक है। और एंटोनिम बताना है तो स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थायी, एक स्थान पर क्या हुआ, रुका हुआ। अब यहाँ पे लिखा है इमूवेबल, यानी इसका मूव नहीं कर सकता, यानी ये भी स्थायी आ जाएगा, यानी ये सिनोनिम है। परमानेंट का मतलब भी क्या होता है, स्थायी हो जाएगा। स्टेबल का मतलब भी क्या होता है, स्थायी हो जाएगा। और अनस्टेडी का मतलब क्या होगा, अस्थायी होगा। और स्थायी का जो अपोजिट वर्ड होता है वो क्या होता है, अस्थायी, यानी अनस्टेडी। यहाँ पे क्या होगा, बेस्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे भी आपको अपोजिट वर्ड बताना है, यानी प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, उन्नति करना। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, उन्नति करना, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे एडवांस्ड, एडवांस्ड का मतलब भी क्या होता है, आगे एडवांस होना, उन्नति करना। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, ये तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है इसका, ठीक है। डायनेमिक का मतलब होता है कि मूव करके आगे बढ़ते जाना। और कंजर्वेटिव का मतलब होता है उन्नति ना करना, जैसे हैं उन्हीं तौर तरीकों पर बने रखना, ठीक है। तो अवनति या कह सकते हैं स्टेबल कंडीशन को कह सकते हैं। तो उन्नति मतलब प्रोग्रेस करना, और कंजर्वेटिव मतलब जहां हो वहीं पर बने रहना। तो ये इसका बेस्ट अपोजिट वर्ड हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है ऑगमेंट का मतलब अपोजिट वर्ड क्या होता है। तो ऑगमेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर आपके पास है, ठीक है, उसको क्या करना है, ऐड करना, या उस चीज़ को बेहतर बनाना, या उस चीज़ को बढ़ाना, इस सेंस में आता है ऐड करना, ठीक है। अब डेवलप का मतलब भी होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, इनहेंस का मतलब भी होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है, और इंक्रीज का मतलब भी होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। तो ये तीनों तो सिनोनिम हो जाएंगे, यानी ये तो होगा नहीं। बचा आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, डिग्रेड। डिग्रेड का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, या उसकी जो वैल्यू है उसमें क्या करना, सब्ट्रैक्शन करना या कमी करना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑगमेंट मतलब होता है अच्छी चीज़ों को ऐड करना, और डिग्रेड का मतलब होता है उसमें चीज़ों को कम करना, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके सामने इडियम फ्रेज दिया गया पार्ट एंड पार्सल। इसका आपको मतलब बताना है पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है। एक्चुअली में जो पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर आपके पास है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा। जैसे हमारे जो माता पिता हैं, ठीक है, अब जो वो कमाई करते हैं और उनका क्या करते हैं, एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपनी अर्निंग का हम लोग की पढ़ाई के लिए क्या करते हैं, भेज देते हैं, ठीक है। तो एन एसेंशियल पार्ट, यानी पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होगा, एक महत्वपूर्ण हिस्सा, एन एसेंशियल पार्ट। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका जो फॉल ऑन हार्ड टाइम्स, इसका आपको इंडियन फ्रेज बताना है कि फॉल ऑन हार्ड टाइम्स, यानी एक ऐसी स्थिति जब आप कैसी अवस्था में हैं, डिफिकल्टी की अवस्था में है, तो टाइम ऑफ डिफिकल्टी होगा फॉल ऑन हार्ड टाइम, यानी बुरे समय में गिर जाना, यानी टाइम ऑफ डिफिकल्टी है आपका लिए, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको जो ब्रैकेट में दिया गया बीइंग अ कोल्ड है, इसको क्या करना है, इंप्रूव करना है। तो बीइंग अ कोल्ड है, अब अगर देखो जो बीइंग वर्ड लिखा है और इसके पहले कोई सब्जेक्ट है नहीं, और जब इस बीइंग के पहले जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। तो इट बीइंग अ कोल्ड डे हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। 40 नंबर में आपको इंप्रूव करना है माई डॉटर हैज़ अ हैबिट ऑफ ईटिंग होम कुक फूड। देखो मेरी जो बेटी है उसको आदत है घर में बने हुए खाना खाने की। तो घर में बना हुआ खाना तो होम कुक नहीं होगा, होम कुक्ड होगा। क्या होगा भैया, होम कुक्ड फूड, यानी घर में बना हुआ जो भोजन है उसको खाने की आदत है। तो यहाँ पे ईटिंग होम कुक्ड फूड होगा, यानी ऑप्शन 1 ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपको बताना है विच इज़ द बेस्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है कि कौन सा ऐसा वन वर्ड है जो दिए गए स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, सही से सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या लिखा है, गवर्नमेंट बाय अ पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, यानी कि किसी समाज का जो उच्च वर्ग का
किसी समाज का जो उच्च वर्ग का या बोल सकते हैं कुलीन वर्ग का जो प्राणी है उसका अगर गवर्नमेंट चल रहा है, उसका शासन चल रहा है, तो उस प्रकार की जो गवर्नमेंट है उसको वन वर्ड में क्या कहा है, उसको एक्चुअली में कहा जाता है एरिस्टोक्रेसी। यानी कुलीन वर्ग की जो सरकार होती है उसको बोला जाता है एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। और अगर ऑटोक्रेसी की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ वन पर्सन, गवर्नमेंट ऑफ वन पर्सन, एक व्यक्ति की सरकार कहलाती है ऑटोक्रेसी, ठीक है। और अगर प्लूटोक्रेसी की बात करेंगे तो जो वेल्दी का मतलब होता है अमीर लोगों की अगर कोई सरकार है उसको प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। और डेमोक्रेसी तो पता ही है आप लोग को क्या, लोकतंत्र, जहाँ पे जनता की सरकार है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जहाँ पे उनके लीडर को चुना जाता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में हमारे भारतीय लोकतंत्र में डेमोक्रेसी चल रही है, हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं और हम लोग अपने राजनेता को चुनते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ अ पर्सन बाय हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा एरिस्टोक्रेसी, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है, गवर्नमेंट बाय किंग आ क्वीन, यानी किसी राजा या किसी रानी की सरकार को क्या कहा जाता है, मोनार्ची कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोनार्ची, ठीक है। और डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही। जैसे आप अगर नॉर्थ कोरिया में चले जाओ, किम जोंग यूंग तानाशाह है वहाँ का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड हैज़ बीन रिटन इन 4 डिफरेंट आउट ऑफ 1 करेक्टली स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ये लिखा है लाफ्टरो, लॉफ्टर, लाफ्टर, लाफ्टर। तो लाफ्टर मतलब जो होता है हंसने वाले, उनके सेंस में इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, LAUGHTER, ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग होती है। आप जरा चेक कर लो LAUGHTER किसकी है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में भी आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, मैक्सिमम MAXI, और क्या होती है MUM। अब चेक कर लो किसमें MAXI MUM, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। यहाँ पे आपको पैराजम्बल करना है करेक्ट ऑर्डर में। तो द ओपिनियन, ठीक है, द ओपिनियन आ गया। अब इसके बाद कोई ना कोई क्या आनी चाहिए, बर्ब आनी चाहिए, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये देखो ओपिनियन के पहले आप देखो क्या लगा, डेफिनेट आर्टिकल द लग गया है। इसका मतलब ये जो आगे वाला है वो किसी ना किसी कंजक्शन के साथ जुड़ करके आगे के सेंस को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो द ओपिनियन दैट मेक्स अ बुक, एक ऐसा ओपिनियन जो किताब को बना सकता है, ठीक है। द ओपिनियन दैट मेक्स अ बुक ग्रेट मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मैनी, ठीक है। तो मतलब द ओपिनियन दैट मेक्स अ बुक, एक ऐसा ओपिनियन जो किताब को बना सकता है महान, मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मैनी, बुक बहुत सारे लोगों का भी ओपिनियन हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आया, आर आया, फिर क्यू आया, फिर क्या आया, पी आया। तो यानी ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे, इसमें भी आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो वी आर क्या होगा, वी आर ऑलवेज अंडर द स्ट्रेस, वी आर ऑलवेज अंडर द स्ट्रेस एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव। तो यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हैं कि एज के साथ एज का कॉम्बिनेशन चलता है, तो यानी आर और पी तो साथ में होंगे और स्टार्टिंग कहाँ से, क्यू से होगी। तो आप देखो क्यू से स्टार्टिंग के साथ आप क्या, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट मीनिंगफुल अगर वर्ड बन रहा है तो आपका कौन सा बन रहा है, पहला बन रहा है QRP, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पैसेज के, आई थिंक यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो टाइप होना रह गया है, तो फिर हम आपको बता दें यहाँ पे क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन आपका यहाँ पे था वी हैव टू फेस, अब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स था, वो आपको बताना था क्या होगा। एक्चुअली में क्वेश्चन ये था, मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, ये फिल करना है आपको। और ऑप्शन हम बता दे रहे क्या था, ऑप्शन था पहले ये होता है हैवी आएगा, दूसरा ऑप्शन क्या आएगा, मैनी आएगा, या फिर आपका लो आएगा, और या फिर आपका हाई आ गया। ये आपको 4 ऑप्शन दिए मैंने, क्या होगा। तो वी हैव टू फेस डिग्री कोल्ड एंड हाई स्पीड कोल्ड विंड। अब जब सर्दियों की बात हो गई तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, तो लो टेम्परेचर होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 21 था, टाइप नहीं हो पाया था। क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे, वी हैव टू फेस, जैसे हम बता चुके, लो डिग्री कोल्ड एंड हाई स्पीड कोल्ड विंड्स ड्यूरिंग द, कौन सा सीजन, जल्दी बोलो, ड्यूरिंग द सीजन ऑफ, नहीं ये तो इन द विंटर आ गया, ओके। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन शायद अगला ये वाला आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है। मतलब 23 क्वेश्चन है। 22 में क्या था, 22 में भी आपके सामने ऑप्शन थे, तो ऑप्शन हम बता दे रहे हैं। तो ड्यूरिंग द, पहला ऑप्शन था पीक पर, दूसरा था आपका स्पीक, और तीसरा आपका था स्नीक, और चौथा ऑप्शन था आपका ट्वीक। अब ये अजीब ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। अब यहाँ पे करेक्ट होगा क्या, हाई स्पीड कोल्ड विंड ड्यूरिंग द पीक ऑफ विंटर मंथ्स, मतलब जब हाईएस्ट टेम्परेचर मतलब कम होता है, जो सर्दी का मौसम होता है अपने हाईएस्ट पीक पर होता है, तब यहाँ पर क्या होता है, विंटर मंथ में ऐसी कंडीशन बनती है। अब अगला क्या है 23 इन द विंटर। अब विंटर का क्या होगा, मंथ होगा, सीजन होगा, डेफिनेटली विंटर का सीजन होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, यहाँ पे आगे पढ़ेंगे, स्काई ऑफन लुक्स क्लियर हाउएवर समटाइम्स इट रिमेंस, कैसा रहेगा, इट रिमेंस अनक्लियर। कभी कभी जो मौसम होता है सर्दियों में अनक्लियर होता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, कोहरा वगैरह आ जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑल थ्रू द डे बिकॉज ऑफ द थिक फॉग ड्यूरिंग पीक कोल्ड मंथ, ठीक है। सम टाइम इट रेन आल्सो ड्यूरिंग द विंटर सीजन एंड मेक्स कंडीशन, अब जो स्थिति होगी वो कैसे हो जाएगी, और बदतर हो जाएगी, यानी वर्स हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने आज के 25 क्वेश्चन डिस्कस किया है।
आई होप आप लोगों ने इन चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंडिंग से समझा होगा। तो इसी प्रकार से अब हम लोग अपनी प्रैक्टिस तेज़ी के साथ और ज़्यादा जल्दी से जल्दी करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और प्रैक्टिस हमको ज़्यादा करनी है। ठीक है दोस्तों, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और प्रैक्टिस के लिए तैयार रहिए। मिलेंगे कल फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।